हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण अधिगम विषय में कुछ मुख्य प्रश्न हैं उन्हें जानेंगे जो अधिकतर कंपटीशन में आते रहते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। शैक्षिक अनुप्रयोग यानी जो टीचिंग टाइम में हम जिस भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट है वो कैसे होने चाहिए, जटिल से सरल या सरल से जटिल, सीखने में अधिक समय लगाने वाली हो या निरुद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य ना हो, किस प्रकार के होने चाहिए। शैक्षिक अनुप्रयोग में कंटेंट कैसा हो, कंटेंट होना चाहिए यानी सरल से जटिल की ओर, यानी सबसे पहले क्या हो, सरल और फिर जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल सामग्री यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। किस सूत्र का पालन करना चाहिए श्रव्य दृश्य सामग्री का, अमूर्त से मूर्त की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर या दोनों प्रकार के या कोई नहीं। तो जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका प्रयोग हम मूर्त से अमूर्त की ओर करते हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर करते हैं। कैसे, जैसे हम किसी भी बच्चे के लिए ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उससे श्रव्य दृश्य सामग्री में उसे ताजमहल के बारे में बता देंगे, फिर अगली बार किसी और महल के बारे में बताएंगे तो वो कल्पना करने लगता है। यानी मूर्त से अमूर्त यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर बालक चला जाता है। इसके बाद अगला है, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। जो हम शिक्षण अधिगम करवा रहे हैं उस टाइम कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। सरल से जटिल कर्म ये लिया जाता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, यानी जो भी हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं वो इसी प्रकार की करते हैं, यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए ही पढ़ाते हैं। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, यानी ये भी सबसे ज़्यादा कराया जाता है क्योंकि ऑडियो विजुअल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ऑडियो विजुअल में क्या है, सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, यानी तो तीनों इंद्रियों का। तो ये सभी विधियां इसमें उपयोग में आती हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या कोई नहीं। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, मानसिक होती है, यानी अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया मानसिक होती है। इसके बाद अधिगम का मुख्य घटक है। अधिगम का मुख्य घटक है, क्या है अधिगम का मुख्य घटक, उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं या अभिप्रेरणा। तो उद्दीपक का मुख्य घटक है अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य घटक अभिप्रेरणा है। इसके बाद अधिगम में सबसे पहले अनुक्रिया की, तो अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की, यानी सबसे पहले आत्मीकरण होता है तभी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, नीचे जो दिए हुए हैं यानी निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। यानी मानसिक विकास के साथ कौन सा संबंधित नहीं है, दूसरों पर निर्भरता या मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की संजीवता या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इसमें है दूसरों पर निर्भरता, यानी मानसिक विकास के साथ क्या चीज़ संबंधित नहीं है, दूसरों पर निर्भरता। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगा, वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा, यानी भूल जाएगा। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए, यानी उसकी कोई स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, उसका कोई मॉडल तैयार करके अधिगम ना कराया जाए तो वो क्या होगा, विस्मृत हो जाएगा। और इसीलिए अधिगम क्या है, श्रव्य दृश्य जो सामग्री हैं उसका यदि प्रयोग करते हुए अधिगम कराया जाए तो वो स्थायी रहता है, वरना विस्मृत हो जाता है। इसके बाद अगला है,
अधिगम होता है। अधिगम कैसा होता है? सक्रिय रहकर, निष्क्रिय, शांत रहकर, सक्रिय व निष्क्रिय रहकर। तो अधिगम कैसा होता है? सक्रिय रहकर ही अधिगम होता है। बाकी ये सब क्या है? गलत है। इसके बाद अगला है 10वां प्रश्न, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल, या कोई नहीं। तो इसमें सीखने पर का सिद्धांत करो या मरो नहीं, सीखने का सिद्धांत प्रयत्न और भूल पर आधारित है। सीखने पर सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयत्न और भूल पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, किसने कहा है? यानी जो ट्रेनिंग होती है या जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसको सीखना या अधिगम किसने कहा है? ये गेट्स ने कहा है, यानी गेट्स ने कहा है इसे। इसके बाद अगला है, अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है? अधिगम जो है वो आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है? ये क्रो एवं क्रो ने कहा है। इसके बाद अगला है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है, वह है क्या है? शिक्षार्थी व स्वायत्तता, पुनर्वलन, व्यक्तिक भिन्नता या ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। ये क्या है? ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण होता है। यानी एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। किस चीज़ की वृद्धि होती है? इससे ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण होता है। जैसे गणित वाला भौतिक से या विज्ञान से, या इंग्लिश वाला हिंदी से। तो इस तरीके से जो एक विषय का दूसरे विषय में अधिगम प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा वक्र कहते हैं? शून्य त्वरित वक्र कहते हैं। यानी जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे कि ये इस तरीके से होता है, ये सीखने की गति है और ये अधिगम है। यदि उसका बिल्कुल शून्य ही रह रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, अधिगम उसके में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? शून्य त्वरित वक्र होता है। इसके बाद सीखने की गति आरंभ में तीव्र, सीखने की गति आरंभ में तीव्र धीरे और धीरे धीरे मंद हो जाती है, इसे कहते हैं। यानी सीखने की गति आरंभ में तीव्र, तो इसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। यानी इस तरीके का होता है। पहले तो उसका क्या है? सीखने की दर अधिक होती है और फिर बाद में क्या है? कम होती चली जाती है। तो वो कौन सा होता है? उन्नतोदर वक्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरंभ में सीखने की गति मंद बाद में तीव्र हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे नतोदर वक्र कहते हैं। यानी आरंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। जैसे कि ये डायग्राम है, ये सीखने की गति का है, सीखने की गति का है, और ये अधिगम है। और इसे हम एक डायग्राम रूप में समझ लें। पहले तो धीमी है उसकी और फिर उसके बाद तीव्र होती चली जाती है, वो कौन सा होता है? नतोदर वक्र होता है। इसके बाद अगला है, उन्नतोदर और नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को कहते हैं। यानी उन्नतोदर और नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र कहते हैं। वो कैसे? अभी हमने सब पढ़ा कि उन्नतोदर वक्र क्या होता है? पहले अधिगम तेज और फिर धीमा धीमा होता है, और नतोदर में क्या होता है कि वो तीव्र होता है। तो शुरू में तीव्र और यानी शुरू में मंद और बाद में तीव्र होता है। तो इन दोनों के यानी धीमे से तेज और तेज से धीमा होना, ये क्या कहलाएगा? मिश्रित वक्र कहलाता है। इसके बाद जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है, इसे क्या कहते हैं?
यानी इसे कहते हैं पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं हो तो उसे कहते हैं पठार। इसके बाद सीखने के पठार के कारण हैं, सीखने के पठार के कारण हैं क्या हैं? सीखने के पठार के कारण थकान भी है, दूषित वातावरण भी है, कार्य की जटिलता भी है। तो क्या होगा? ये सभी, यानी सीखने के पठार के कारण ये सभी हैं। कब बालक बिल्कुल नहीं सीखता है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल उन्नति नहीं होती है? जब वो थका हुआ होता है, या दूषित वातावरण होता है, या कार्य की जटिलता होती है, तभी वह सीखने का पठार का कारण होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है उसके प्रवर्तक हैं कौन है? जेरोम ब्रूनर। उसके कौन हैं? जेरोम ब्रूनर संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये क्या है? शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसके बाद हम आगे को और अच्छे अच्छे प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।